नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डीएस आर्ट सर्कल एकेडमी में। तो छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 के लिए पर्यावरण के प्रश्नों एमसीक्यूज का महासीरीज का शुरुआत कर चुके हैं हमारे चैनल में डीएस आर्ट सर्कल एकेडमी के द्वारा। तो आप लोग अगर पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। उससे पहले हम लोग अभी कर रहे हैं इकाई एक पर्यावरण की समझ से संबंधित सारे प्रश्नों को। पहले वीडियो में भी बहुत सारे प्रश्नों को कराया गया है, उससे अतिरिक्त प्रश्न को इस वीडियो में कराया जा रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगर वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इसमें हमने प्रश्न को लिए हैं पर्यावरण के प्रमुख सम्मेलन और प्रोटोकॉल एवं दिवस से संबंधित टॉपिक से। ठीक है, तो पहला प्रश्न इसमें देख लेते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष और कहाँ हुआ था? ठीक है, प्रश्न पूछा गया है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष और कहाँ हुआ था। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है 1972 स्टॉकहोम, और ऑप्शन ब दिया है 1992 रियो डी जेनेरियो ब्राजील, और ऑप्शन स दिया है 1997 क्योटो, और ऑप्शन ड दिया है 2002 जोहान्सबर्ग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ब। ठीक है, 1992। ठीक है, इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या है? ऑप्शन ब 1992 रियो डी जेनेरियो ब्राजील। ठीक है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के आयोजन की बात करें तो वर्ष 1992 रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। ठीक है, रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में आयोजित किया गया था जिसमें एजेंडा 21 को अपनाया गया था। ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था। वही अगर हम बात करें स्टॉकहोम सम्मेलन की तो 1972 में हुआ था। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न में आप लोगों को पृथ्वी सम्मेलन के बारे में पूछा गया है, वो भी प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के बारे में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? 1992 रियो डी जेनेरियो ब्राजील। ध्यान रखिएगा। चलिए, अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिया गया है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ठीक है, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ओजोन क्षरण, ऑप्शन ब दिया है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का कम करना, और ऑप्शन स आर्द्र भूमि संरक्षण, और ऑप्शन द जैव विविधता संरक्षण। तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो क्या है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करना। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल की अगर बात करें तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करना, ठीक है, से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 की ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 की ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ठीक है, अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर तीसरा। रामसर कन्वेंशन किसके संरक्षण से जुड़ा है? ठीक है, प्रश्न है रामसर कन्वेंशन किसके संरक्षण से जुड़ा है? तो इसका ऑप्शन से देख लेते हैं। ऑप्शन है बाघ, ऑप्शन ब आर्द्र भूमि नम भूमि, और ऑप्शन स प्रवाल भित्ति, और ऑप्शन द गिद्ध। ठीक है, तो रामसर कन्वेंशन की बात करें तो ये जो है आर्द्र भूमि नम भूमि के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है? आर्द्र नम भूमि। ठीक है, रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971, ठीक है, 2 फरवरी 1971 नम भूमि, ठीक है, के संरक्षण से संबंधित है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस मनाया जाता है। ध्यान में रखिएगा। इसके साथ ही साथ और महत्वपूर्ण फैक्ट है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। 22 अप्रैल, ऑप्शन ब देख लेते हैं 5 जून, और ऑप्शन से देख लेते हैं 16 सितंबर, और ऑप्शन द देख लेते हैं 29 जुलाई। तो विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो
5 जून, ठीक है, 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन में हुई थी। कब हुई थी इसकी शुरुआत? 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन से हुई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस महत्वपूर्ण फैक्ट को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है जैव विविधता एवं खाद्य श्रृंखला टॉपिक से लिया गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी शब्द को सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ठीक है, प्रश्न पूछा गया है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। E.W. विल्सन, और ऑप्शन ब दिया है वाल्टर जी रोसेन, और ऑप्शन स दिया है अर्नेस्ट हेकल, और ऑप्शन द दिया है नॉर्मन मोरिसस, ठीक है, मोरिसस। तो इसका राइट आंसर की अगर बात करें तो वाल्टर जी रोसेन, ठीक है। जैव विविधता शब्द की सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो वाल्टर जी रोसेन 1986 में, ठीक है। जैव विविधता शब्द का पहली बार प्रयोग वाल्टर जी रोसेन ने 1986 में किया था, ध्यान में रखिएगा ये महत्वपूर्ण फैक्ट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? ऑप्शन दिया है घास, फिर कीट, फिर मेढक, फिर सांप, फिर बाज, ठीक है। ऑप्शन ब दिया है घास, घास से हिरन, हिरन से शेर, और फिर घास। क्या सही हो सकता है ये खाद्य श्रृंखला की सही क्रम में? अब ऑप्शन से दिया है कीट, कीट से घास, घास से पक्षी, और पक्षी से सांप, और ऑप्शन दे दिया है बाज, फिर सांप, फिर सांप से मेढक, फिर मेढक से कीट। तो इसका सही आंसर की बात करें तो क्या है? ऑप्शन आ, ठीक है। इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन आ, घास, घास से कीट, कीट से मेढक, मेढक से सांप, और सांप से बाज, ठीक है। देखिए खाद्य श्रृंखला फूड चेन का सही क्रम की बात की है तो घास को कीड़े खाएंगे, ठीक है, कीट, और कीट को मेढक खाएंगे, और मेढक को सांप खाएगा, और सांप को बाज। यही क्या है? खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चिपको आंदोलन का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से था? तो इसका आंसर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है छत्तीसगढ़, ऑप्शन ब उत्तराखंड, तत्कालीन उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन सा केरल, और ऑप्शन द असम, ठीक है। बात हो रहा है चिपको आंदोलन की, ठीक है। तो चिपको आंदोलन की जो मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तराखंड, तत्कालीन उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो ऑप्शन पर चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में उत्तराखंड के वनों की रक्षा के लिए हुई थी, ठीक है। हम बात करें चिपको आंदोलन की तो चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में उत्तराखंड के वनों की रक्षा के लिए हुई थी, ध्यान में रखिएगा। अब अगला प्रश्न लिया गया है प्रदूषण एवं इसके प्रभाव से, ठीक है, महत्वपूर्ण टॉपिक से, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अम्ल वर्षा एसिड रेन के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैसें उत्तरदायी है? तो इसका ऑप्शन से देख लेते हैं। ऑप्शन है CO2 और CH4, और ऑप्शन ब दिया है SO2 और NO2, और ऑप्शन स दिया है CFC और ओजोन, और ऑप्शन डी दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड। अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी होता है पूछा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ब SO2 और NO2 अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मीनमाता रोग किस धातु के प्रदूषण के कारण होता है? तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन दिया है कैडमियम, ऑप्शन ब दिया है पारा, और ऑप्शन स दिया है आर्सेनिक, और ऑप्शन दे दिया है सीसा। तो इसका राइट आंसर है पारा, ठीक है। मीनमाता रोग जो है किस धातु के कारण होता है? तो पारा के कारण होता है। किस धातु प्रदूषण के कारण होता है?
पारा के पारा धातु के प्रदूषण के कारण होता है। ठीक है, तो जल में पारे के प्रदूषण से मीन माता रोग होता है, जबकि कैडमियम से इताई इताई रोग होता है। ध्यान में रखिएगा, जल में पारे के प्रदूषण से क्या होता है, मीन माता रोग होता है, और जबकि कैडमियम से क्या होता है, इकाई इताई रोग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। ताजमहल का पीला पड़ने तथा क्षरण होने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। जल प्रदूषण, ऑप्शन ब अम्ल वर्षा, और ऑप्शन सा ध्वनि प्रदूषण, और ऑप्शन द मृदा प्रदूषण है। ठीक है, तो पूछा गया है ताजमहल का पीला पड़ने तथा क्षरण होने का मुख्य कारण पूछा गया है। तो देखिए, ताजमहल का पीला पड़ने और क्षरण होने का मुख्य कारण क्या है? अम्ल वर्षा है, एसिड रेन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब अम्ल वर्षा। ठीक है, मथुरा रिफाइनरी आदि से निकलने वाले SO2 के कारण होने वाली अम्ल वर्षा से ताजमहल संगमरमर प्रभावित हो रहा है। ठीक है, मथुरा रिफाइनरी आदि से निकलने वाले SO2 के कारण होने वाली अम्ल वर्षा से ताजमहल संगमरमर क्या हो रहा है? प्रभावित हो रहा है। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लिए हैं अगले प्रश्न को छत्तीसगढ़ पर्यावरण एवं वन्य जीवन से संबंधित टॉपिक से। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ब गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कोरिया, सूरजपुर। ठीक है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अब इसे टाइगर रिजर्व के रूप में भी मान्यता दी गई है। ठीक है, तो इसका याद में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध अचानक मार वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका ऑप्शन से देख लेते हैं। ऑप्शन है मुंगेली, ऑप्शन ब बस्तर, ऑप्शन सा कांकेर, ऑप्शन द धमतरी। ठीक है, तो पूछा क्या गया है, अचानक मार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? ठीक है, तो अचानक मार वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है मुंगेली। अचानक मार वन्य जीव अभ्यारण्य मुंगेली जिले में स्थित है। यह एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न लिए हैं पर्यावरण शिक्षण शास्त्र से। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण पद्धति में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन है मनोरंजन होना, ऑप्शन ब प्रत्यक्ष अनुभव और ज्ञानार्जन, और ऑप्शन स समय बिताना, और ऑप्शन द लिखित अभ्यास कम होना। तो इसका राइट आंसर है प्रत्यक्ष अनुभव और ज्ञानार्जन, ऑप्शन ब। ठीक है, प्रत्यक्ष अनुभव और ज्ञानार्जन। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण पद्धति में क्षेत्र भ्रमण जो है, ठीक है, फील्ड ट्रिप का जो मुख्य लाभ क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, हम अनुभव कर पाते हैं इसके माध्यम से, और ज्ञान को अर्जित कर पाते हैं। ठीक है, क्षेत्र भ्रमण से बच्चों को प्रत्यक्ष अवलोकन और वास्तविक दुनिया का अनुभव प्राप्त होता है, जो ईवीएस शिक्षण की क्या है, मूल भावना है। ध्यान में रखिएगा, ईवीएस शिक्षा की क्या है, मूल भावना है ईवीएस शिक्षण की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में प्रयोगात्मक कार्य प्रैक्टिकल वर्क या हस्तपरक गतिविधियों के आवश्यक है। क्या पूछा जा रहा है आप लोगों को? पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में प्रयोगात्मक कार्य प्रैक्टिकल वर्क या हस्तपरक गतिविधियां क्यों आवश्यक है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया है केवल परीक्षा के लिए। देखिए यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड बोल दिया है, केवल परीक्षा के लिए, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बढ़िया बच्चों में वैज्ञानिक सोच और अन्वेषण की क्षमता विकसित करने के लिए। ठीक है, ये व्यापक है, इसकी उत्तर होने की संभावना बहुत अधिक है। ठीक है, लेकिन हम अभी आंसर को एलिमिनेट करने की प्रोसेस को सीखने के प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, पाठ्यपुस्तक जल्दी खत्म करने के लिए, देखिए नकारात्मक ऑप्शन है, पाठ्यपुस्तक को जल्दी खत्म करने की बात कभी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ऑप्शन द देखिए अनुशासन बनाए रखने के लिए। देखिए अनुशासन बनाए रखना ठीक है, लेकिन यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में प्रयोगात्मक कार्य, ठीक है, प्रैक्टिकल वर्क है या हस्तपरक गतिविधियां क्यों आवश्यक है, इसका आंसर नहीं हो सकता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब बच्चों में वैज्ञानिक सोच और अन्वेषण की क्षमता विकसित करने के लिए। ठीक है,
तो हस्तप्रक गतिविधियां बच्चों में खोजबीन और तार्किक चिंतन को बढ़ावा देती है। ध्यान में रखिएगा, हस्तप्रक जो गतिविधियां होते हैं बच्चों में क्या होता है, खोजबीन इंक्वायरी करने की और तार्किक चिंतन करने की, ठीक है, क्या करते हैं, तार्किक चिंतन को बढ़ावा देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 15। क्या है क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किसे हतोत्साहित किया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किसे हतोत्साहित, ठीक है, किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है सहपाठियों द्वारा आकलन, और ऑप्शन ब तथ्यों की केवल रटकर याद करने पर आधारित लिखित परीक्षा, और ऑप्शन से दिए हैं गुणात्मक फीडबैक, और ऑप्शन द दिया है पोर्टफोलियो का उपयोग। देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किसे हतोत्साहित किया जाना चाहिए। देखिए सहपाठियों द्वारा आकलन को हतोत्साहित करना चाहिए क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, गुणात्मक फीडबैक को हतोत्साहित करना चाहिए क्या, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हम ऑप्शन द की बात करें तो पोर्टफोलियो का उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल पोर्टफोलियो का उपयोग करना चाहिए, इसे हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन वहीं पे तथ्यों कि केवल रट कर याद करने पर आधारित लिखित परीक्षा जो होता है, इसको क्या करना चाहिए, हमें हतोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ब। ठीक है, तथ्यों को केवल रट कर याद करने पर आधारित लिखित परीक्षा, ठीक है, को हतोत्साहित करना चाहिए। एनसीएफ 2005 रटने की प्रवृत्ति, ठीक है, का कड़ा विरोध करता है। ध्यान में रखिएगा, एनसीएफ 2005 जो है, ठीक है, रटने की जो प्रवृत्ति है उसका क्या करता है, कड़ा विरोध करता है, और समझ आधारित मूल्यांकन पर क्या देता है, बल देता है। समझ आधारित मूल्यांकन पर बल देता है एनसीएफ 2005, ध्यान में रखिएगा। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो इकाई 1 के वीडियो फर्स्ट और वीडियो सेकंड, इन दोनों वीडियो से पूरा कंप्लीट सभी टॉपिकों से रिलेटेड सारे प्रश्नों को करवा दिया गया है। इसके बाद हमारा अगला वीडियो आएगा इकाई 2 से, ठीक है, जिसमें इकाई 2 के सभी टॉपिकों के क्वेश्चन को टॉपिक वाइज कराया जाएगा। तो आप लोग हमारे इस महासीरीज एमसीक्यूज के महासीरीज से जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से करते रहिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।